Welcome again, students. In last class, we have discussed about conductance and its types and effect of dilution on conductance. Yes or not? Today we are going to discuss a very important topic, that is Kohlrausch law. Kohlrausch law. very important topic, कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. तो कोलराउस लॉ क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, किस किस के बीच में इसने ग्राफ ड्रॉ किया, इन सब की बात करेंगे अपन. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए कोलराउस लॉ है क्या. कोलराउस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए. देखिए सबसे पहले इसने अपन बात करते हैं, इसने स्टडी किस किस के बीच में की, इसने स्टडी क्या की. तो देखिए इसने स्टडी की किसके बीच में. इसने कहा कि भाई जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है अपने पास, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही लिख देते हैं. चलिए, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसको अपन ने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था. यस और नॉट? इसने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड जो कंसंट्रेशन चेंज है, कंसंट्रेशन चेंज है, इसके बीच में स्टडी की. यानी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कैसे चेंज होगी, इसके बारे में बात की. हम देख ही रहे हैं कि कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं यानी कि डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन कम हो रही है, डाइल्यूशन ज्यादा हो रहा है. तो हमने पिछली क्लास में देखा ही था कि डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है. हमने सीधी सीधी बात की थी कि कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी. यस और नॉट? लास्ट क्लास के लास्ट पोर्शन में अपन ने देखा था कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही थी. क्लियर? एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस को छोड़ के बाकी सब इंक्रीज हो रही थी. क्लियर? तो अब हम देख रहे हैं, देखिए कोलराउस जो था इसने कैसे स्टडी की. इसने देखिए एक्सपेरिमेंट किया एक ग्राफ के थ्रू. तो देखिए ग्राफ जो था वो किस किस के बीच में ड्रॉ किया, इसकी बात करते हैं. ग्राफ इसने ड्रॉ किया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेमडा एंड कंसंट्रेशन के लिए लिया इसने रूट सी, यानी कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन का रूट लिया. क्लियर? तो देखिए जो ग्राफ था वो ड्रॉ किया लेमडा एंड रूट सी के बीच में. इसने क्या ऑब्जर्व किया उसकी बात करेंगे अपन. क्लियर? तो देखिए ग्राफ देखते हैं. सबसे पहले ग्राफ देखते हैं इसका. तो देखिए इसने एक्स एक्सिस पे रूट सी लिया, एक्स एक्सिस पे रूट सी लिया, वाई एक्सिस पे इसने लेमडा लिया. तो देखिए जैसे जैसे लेमडा इंक्रीज होगा हम कहेंगे कि एक ऐसे टाइम आएगा जिसपे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी, जिसको हमने लेमडा इनफाइनाइट कहा था, या हम कह दें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन. यही कहा था अपन ने. इसका मतलब लेमडा का मतलब है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लेमडा इनफाइनाइट लिखा है, इसका मतलब है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन. क्लियर? तो देखिए हम कह रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसने ऑब्जर्व किस किस के बीच में किया. तो देखिए इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ही ऑब्जर्वेशन किया. देखिए इसने क्या पाया. हम कह रहे हैं कि देखिए कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब 100% आयोनाइज होते हैं. हम कह रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कंसंट्रेशन चेंज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखिए जैसे जैसे हम कह रहे हैं इसने ऑब्जर्व किया वो था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. तो ऐसे से ग्राफ मिले इसको, स्ट्रेट लाइन मिले. ये जो दोनों है ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है. हम लिख देते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है. क्लियर? जबकि हम कह रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उनके लिए ऐसी स्ट्रेट लाइन ना मिलके अपने को एक क्या मिला है, रेक्टेंगुलर. क्लियर? ऐसा सा ग्राफ मिला अपने को, रेक्टेंगुलर. क्लियर है? देखिए मोर प्रॉपरली हम कह दें ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे ये तो देखिए इनकी हम बोल रहे हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज करेंगे इनकी हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अपलोड हो सकते हैं. देखिए जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर यहां जीरो कंसंट्रेशन होगी, जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है
उनकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जीरो कंसंट्रेशन का मतलब डाइल्यूशन मैक्सिमम हो गया, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। तो देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको अपन क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी लेमडा इनफाइनाइट कह देंगे। यस और नोट। देखिए जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो देखिए इससे टच है, इसका मतलब है इनकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो अपने को पता है, यानी लेमडा इनफाइनाइट आ जाएगी। क्लियर। देखिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब देखिए हम बोल रहे हैं इसको कितना भी एक्स्ट्रा प्लॉट करें, अपन इसकी कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं। यानी हम कह रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो इनकी एग्जैक्ट जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसको क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, चाहे इस ग्राफ को कितना भी एक्स्ट्रा प्लॉट करूं। क्लियर। यानी एक्स्ट्रा प्लॉटेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते। यानी एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आगे इसने कुछ और अपने पास रिजल्ट दिया अपने लिए, जिनकी बात करेंगे। इससे पहले अपन बात करते हैं, देखिए इसने ऑब्जर्व किससे किया, जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो क्या था, तो देखिए कोलराउस लॉ जो था उसने कहा लेमडा इनफाइनाइट जो है उसके बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए किसी भी टाइम पे इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, लेमडा मींस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी टाइम। इसके लिए रिलेशन दिया इसने लेमडा इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी। ये इसने फॉर्मूला अप्लाई किया जिसके बेसिस पे इसको ये रिजल्ट मिले, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट को भले ही कितना ही एक्स्ट्रा प्लॉट करो, हम बोल रहे हैं इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखिए इसने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो ये था, इसका मतलब क्या है, लेमडा मींस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी टाइम, लेमडा इनफाइनाइट मींस लेमडा इनफाइनाइट का मतलब है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यस और नोट। सी मींस क्या है, कंसंट्रेशन है। ये इसने एक कांस्टेंट लिया जो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है अपने को, इसका स्लोप है ये ए। क्लियर। ये जो ए है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ए डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसके ऊपर, फर्स्ट हम कह रहे हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। सेकंड हम कह रहे हैं नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है। तो इसने कोलराउस लॉ के बारे में हम मोटी मोटी बात करें तो क्या कहेंगे, कोलराउस लॉ क्या है, कोलराउस लॉ है वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों की ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को उसने कंसंट्रेशन के साथ चेंज को ऑब्जर्व किया। यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको ऑब्जर्व किया। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टडी किसके बीच में की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन चेंज के बीच में स्टडी की। क्लियर। जो ग्राफ बनाया वो उसने किसके बीच में बनाया, लेमडा यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड रूट सी यानी कंसंट्रेशन के रूट के बीच में ग्राफ बनाया। क्लियर है। तो अब हम कह रहे हैं इसने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो कौन सा था, तो ये फॉर्मूला था लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी। हम कह रहे हैं लेमडा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, लेमडा इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे मतलब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी। तो जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो अपने पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी, देखिए वो क्या थी, वो इनफाइनाइट लेमडा इनफाइनाइट ही था। क्लियर। माइनस ए रूट सी लिया, ए जो था ये क्या था, ये ए है, ये स्लोप है इन दोनों स्ट्रेट लाइन का। क्लियर है। स्लोप हम आपको पता ही है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस की वैल्यू रखते हैं। क्लियर। तो स्लोप जो आया अपने पास वो क्या आ गया, ए है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नंबर ऑफ आयंस पे। क्लियर। सी जो है वो कंसंट्रेशन है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखिए हम कितना भी एक्स्ट्रापोलेट करें, इसकी एग्जैक्ट जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर। तो हम अब जो कोल्डहाउस लॉ के आगे ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, ओनली एंड ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्लियर। तो हम आगे जो भी इसके एप्लीकेशन या इसके ऑब्जर्वेशन को स्टडी करेंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होंगे, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग का तो अपने को पता चल ही गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरह से कोलराउस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए इसने दूसरा रूल दिया अपना, यानी कोलराउस लॉ ही है लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म है। क्लियर। तो देखिए वो क्या है, तो देखिए हमने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर। इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है लिम्डा उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, इसलिए इस जो कोलराउस लॉ था उसको आगे और इलेबोरेट किया गया। वो 3 साइंटिस्ट थे जो थे डिबाई, हक्कल एंड एनसेगर। उन्होंने एक और फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया जो अपने सिलेबस का नहीं है। क्लियर। यानी हम कह सकते हैं अपने लिए तो केवल कोलराउस ही है, हम तो केवल कोलराउस लॉ ही पढ़ेंगे, उसी की सेकंड फॉर्म कह देते हैं। हालांकि इसके इलेबोरेशन से इन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। क्लियर। तो देखिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए कोलराउस लॉ क्या है, उनके लिए कोलराउस लॉ की सेकंड फॉर्म है जो क्या है, वो है कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कोलराउस ने कहा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, हालांकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो उसके आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के समेशन के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे समझिए, जैसे हम कह रहे हैं कि अपने पास CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड, इसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी जो अपने पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, इसके आयंस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के समेशन के इक्वल होगी। यस और नोट। हम कह दें कि देखिए ये जो है इसमें कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, आयंस के माइग्रेशन की वजह से ही तो होती है। आयन हम कह रहे हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं, इसलिए तो उसमें कंडक्टेंस आती है। यस और नोट। तो देखिए हम कह रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है वो क्या होती है, उसके आयंस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के समेशन के इक्वल होती है। ये किससे आई, इसके आयन से आई। तो देखिए आयन कौन कौन से इसमें आयन ये है CH3COO माइनस एसीटेट आयन, प्लस में हाइड्रोजन आयन। यस और नोट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है तो ये भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही होगी। क्लियर है। तो देखिए हम कह रहे थे कोलराउस लॉ से जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसके एक्स्ट्रापोलेशन से हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी लैम्डा इनफाइनाइट कैलकुलेट नहीं हुई थी, लेकिन इसी ने दूसरा रूल दिया जो डिबाई, हक्कल, अनसेगर ने फाइंड आउट किया था एग्जैक्टली। तो क्लियर। तो उसने क्या कहा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो उसके आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के समेशन के इक्वल होती है। ये सुनो, कितने भी आयन हो इसमें और ज्यादा आयन होते तो उनके समेशन के इक्वल हो जाती। ये सुनो, तो ये आ जाएगा अपने पास। जैसे हम कह दें और ले लें इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हम कह दें अपने पास आ गया, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, तो देखिए इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस में ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नेगेटिव आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यस और नोट। यानी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी वो उसके आयंस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के समेशन के इक्वल होगी। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को नाम दिया कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। देखिए आयंस है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट होते,
इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है इनका। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो आयंस है इनकी जो जितनी भी कंडक्टेंस होगी वो आपस में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। देखिए ऐड अप होगी तभी हम कह रहे हैं टोटल इनकी कंडक्टेंस कैलकुलेट की। क्लियर है? ऐसा हम किसी भी आयन के लिए ले सकते हैं, जितने आयन होंगे वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे नोट देखिए अभी तो अपने पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही था, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया। यदि मोर देन वन पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन होते तो ये इससे क्या हो जाते, मल्टीप्लाई हो जाते। जितने नेगेटिव होंगे वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसका एप्लीकेशन अभी देखेंगे अपन थोड़ी देर में। देखिए हमने कहा जितने आयन होंगे वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी हम कहते हैं जैसे मान लीजिए अपने पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे MgCl2 की कंडक्टेंस जो है लेमडा इनफाइनाइट वो कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे पॉजिटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख देंगे। प्लस में बताइए MgCl2 कैसे डिसोसिएट होता है, ये ऐसे डिसोसिएट होता है Mg+2+2Cl-। ऐसो नोट, यानी क्लोराइड आयन कितने अपने पास 2, तो अपने को देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो कंसंट्रेशन ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ये तो एक क्लोराइड आयन की हुई, अपने पास तो 2 क्लोराइड आयन है। ये सुनो, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ऐसे ही हम कह रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लें। बताइए इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी। देखिए पॉजिटिव आयन अपने पास एल्यूमिनियम +3 है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस हो गई इसकी। प्लस में बताइए क्लोराइड आयन की लिखेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस, बट बताइए यहाँ पे कितने क्लोराइड आएंगे, Al+3+3Cl- ऐसे डिसोसिएट होता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ऐसे ही यदि पॉजिटिव वाले ज्यादा होते, जैसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट लिख लेते हैं Al2SO4। क्लियर? तो देखिए इसकी होल थ्राइस आएगी अपने पास, तो इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस बताइए एल्यूमिनियम अब की बार कितने अपने पास Al2 यानी 2 एल्यूमिनियम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? प्लस में सल्फेट अपने पास कितने हैं, सल्फेट अपने पास ऐसे होता है, जैसे नोट ये डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा, Al+3 2 हो जाएंगे, प्लस में सल्फेट आयन जो है ये कितने होंगे 3 हो जाएंगे, ऐसे डिसोसिएट होता है। क्लियर है? यानी 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट आयन होते हैं तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? उनके आयंस की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? जितने आयंस होंगे उनकी सबकी कंडक्टेंस आएगी। क्लियर? सबकी आएगी मतलब जितने आयंस होंगे वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? ये देखिए आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इसको हम आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टेंस है। क्लियर? तो हम कह रहे हैं ये जो रिलेशन था ये किसके लिए था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो थी उसके लिए, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम बोल दें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और उसके आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन था। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो उसके आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के समेशन के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? तो ये था इंपॉर्टेंट कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यदि हमसे कोलराउस लॉ पूछा जाए तो एग्जैक्ट लॉ यही है। ये सुनो, जो पहले हमने डिस्कस किया वो इसके ऑब्जर्वेशन थे। हमने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ग्राफ के थ्रू हम डायरेक्टली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सट्रापोलेट करके, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट नहीं कर सकते थे ग्राफ से। इसलिए इस जो रूल है इसकी सेकेंड फॉर्म हमने डिस्कस की, वो क्या है, आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपने पास आ जाएगी। क्लियर? तो देखिए अब हम कह रहे हैं एक छोटा सा रिलेशन लिख ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, कोलराउस लॉ ही हम पढ़ रहे हैं। कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन अपन देखेंगे, इससे पहले अपने को एप्लीकेशन में यूज होगा एक छोटा सा रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोले, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही हम लेंगे तो अपन किस पे ले रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले रहे हैं। क्लियर, ये आयनिक ही ले रहे हैं। देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट होगी उसमें कंडक्टेंस किसकी वजह से आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस है वो ओनली एंड ओनली किसकी वजह से आती है, आयंस के माइग्रेशन की वजह से ही तो आती है। तो हम इसको कह सकते हैं आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड आयनिक मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन। हमने कहा था देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है मतलब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, यस और नोट, जबकि यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी में अपने पास क्या ले रहे थे, मोल ले रहे थे। क्लियर, यानी हम एक तरह से क्या निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं एक तरह से अपन मोल और ग्राम इक्विवेलेंट में रिलेशन निकाल रहे हैं। क्लियर, तो अब हम कह रहे हैं यहां पे इनका रिलेशन क्या आ जाएगा, तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसको हम लेमडा से लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी उसको लेमडा एम से लिखते हैं, यस और नोट। तो देखिए लेमडा यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा लेमडा एम डिवाइडेड बाई इसकी वैलेंसी लिखते हैं। क्लियर है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल आ जाते हैं, यस और नोट। तो देखिए हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी, आयन है तो आयनिक ही है, आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यस और नोट। हम डायरेक्टली लिख देते हैं आयनिक मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ आयंस आ जाएगी, यस और नोट। तो ये अपने को लर्न करना है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है। मोलर कंडक्टिविटी को यदि वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। क्लियर, देखिए ये हम कह रहे हैं अभी तक जो अपन पढ़ रहे हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही पढ़ रहे हैं, यदि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वैलेंसी से तो अपने पास मोलर आ जाएगी, इसको यदि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कोलराउस लॉ है वो दोनों ही कंडक्टिविटी के लिए अप्लाई किया जा सकता है, यस और नोट। इसमें केवल इतना ही तो डिफरेंस है कि वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम इतनी देर तक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही पढ़ रहे हैं। क्लियर, आगे हम देख लेंगे मोलर कंडक्टिविटी को कैसे अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो ये एक छोटा सा रिलेशन है, अपने को लर्न करना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। यानी ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल में रिलेशन अपन ने बताया था, यस और नोट। ग्राम इक्विवेलेंट को यदि वैलेंस वेक्टर एन से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास मोल आ जाएंगे। क्लियर, तो देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, एक न्यूमेरिकल इसमें बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड काफी टाइम न्यूमेरिकल पूछा गया। क्लियर है, तो अब है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। देखिए इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए पहला तो अपन अल्फा और आयोनाइजेशन कांस्टेंट देख लेते हैं। क्लियर, उसके बाद में अपन देखेंगे यानी डिग्री, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, के क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इनमें हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में देखेंगे अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी अपन ने देखा था कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, उसको अप्लाई करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। क्लियर है, सो फर्स्ट अपन देख रहे हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट का इससे क्या रिलेशन होगा, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट अपन देखते हैं, फर्स्ट अपन देख रहे हैं अल्फा यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोले या डिसोसिएशन बोले एक ही बात है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करें, ये इसके एप्लीकेशन है कोलराउस लॉ के। तो देखिए कोलराउस ने फाइंड किया, कोलराउस को ने पता लगाया कि अल्फा जो है उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। यदि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की किसी कंसेंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी हो और उसकी मोलर कंडक्टेंस अपने को पता हो, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता हो, यानी ये किसी कंसेंट्रेशन किसी फिक्स टाइम के ऊपर कंसेंट्रेशन है, जबकि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कंडक्टेंस है। क्लियर, ये किसी कंसेंट्रेशन के ऊपर कंडक्टेंस है और ये हम करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। यदि
कंसंट्रेशन वाली को इनफाइनाइट डाइल्यूशन से, ये तो किसी कंसंट्रेशन पे, ये जीरो कंसंट्रेशन पे, जीरो मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? तो हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी टाइम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? तो देखिए जैसे हम कह रहे हैं एसिटिक एसिड के लिए मान लीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो 10 एट किसमें आएगी, ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा हम कह रहे हैं यदि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर दे दे, क्लियर है, ये आ जाए, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपने को दे दे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपने को दे दे, जैसे हम कह रहे हैं ये आ गई अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स, ये अपने को लेमडा इनफाइनाइट दे दिया, ये अपने को लेमडा दे दिया, तो बताइए दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा अपने पास, यस और नॉट। जैसे हम कहते हैं ये 216 है तो यहां से 50% आ गया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे अपन तो यहां से 1/2 आ गया, यानी 1/2 का मतलब 50%। क्लियर? तो यहां से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देखिए मैक्सिमम कितनी परसेंट हो सकती है, परसेंटेज मैक्सिमम 100 ही हो सकता है, यानी अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 1। क्लियर? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आती है। तो हम कह रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी टाइम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही होगा। क्लियर है? देखिए इसी के हम और फॉर्म लिख सकते हैं क्या, देखिए लेमडा इज इक्वल टू अपने पास क्या आया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू अपने पास आया था कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, यही आया था। यदि इक्विवेलेंट थी तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया था अपन ने, यानी नॉर्मेलिटी लिख दी थी कंसंट्रेशन के रूप में, ये सो नोट। देखिए यहां से अपन कंसंट्रेशन को एक बार कंसंट्रेशन ही रहने देते हैं, नॉर्मेलिटी में ही लिखना है। यदि अपने को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए, यदि अपने को मोलर कंडक्टेंस चाहिए तो यहाँ पे इस कंसंट्रेशन को मोलरिटी में लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखिए लिख रहे हैं लेमडा इनफाइनाइट, लेमडा इनफाइनाइट अपन ने अभी भी कैलकुलेट किया था, क्या करेंगे, लेमडा इनफाइनाइट क्या होगी, पॉजिटिव की इनफाइनाइट पे कंडक्टेंस, यानी पॉजिटिव आयन जो आया था उसकी कंडक्टेंस, प्लस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस, यही तो लिखेंगे। अभी भी लिखा था अपन ने कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ नेगेटिव आयन ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये सुनो, यानी जो आयंस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस थी उसके समेशन की इक्वल आई थी, ये सो नोट। तो अब देखिए इन दोनों वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं तो अपने पास अल्फा की दूसरी फॉर्म आ जाएगी। बताइए लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, सी को यहां नॉर्मेलिटी में लिखेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी, ये सो नोट। यदि हम सी को मोलरिटी में लिखेंगे तो मोलर कंडक्टेंस लिखनी होगी। क्लियर? तो अब देखिए लेमडा इनफाइनाइट हम कह रहे हैं डिवाइड होगा तो लेमडा इनफाइनाइट इज इक्वल टू ये है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेमडा इनफाइनाइट पॉजिटिव प्लस में लेमडा इनफाइनाइट नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस। क्लियर? तो अपने पास अल्फा की एक फॉर्म ये निकल के आ जाएगी। तो अपने पास चाहे तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दे कंसंट्रेशन पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, या फिर हमें कप्पा और कंसंट्रेशन दे दे। क्लियर? और आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी, दोनों में से कोई सी भी फॉर्म से अपन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम कह रहे हैं परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो एक एप्लीकेशन तो यह होगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे कैलकुलेट की हमने, कोलराउस लॉ से। कोलराउस लॉ से हम कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपने को पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पे कोलराउस लॉ अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए कोलराउस लॉ अप्लाई हुआ, तो यहां से अपन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लेंगे जिससे हमारे पास डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट जिसको के लिखते थे हम 11th क्लास में। अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े थे। आयनिक इक्विलिब्रियम में के को अपन ने आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहा था। ये सुनो, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी अपन
इलेक्ट्रोलाइट लें, ये ऐसे डिसोसिएट होगा, एसीटेट आयन प्लस में हाइड्रोजन आयन। ये सो नोट हम कह रहे थे, देखिए एट टाइम इज इक्वल टू जीरो पे अपने पास क्या आया था, इनकी कंसंट्रेशन थी, है ना, इनकी कंसंट्रेशन 0 थी। ये सो नोट फिर हमने कहा था इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन क्या आई, जैसे हम कह रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे 0 होंगे। ये सो नोट हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये जितना डिसोसिएट होगा, मान लो अल्फा डिसोसिएट हुआ, अल्फा टूटा तो ये अल्फा अल्फा बन गए थे अपने पास, इनको अपन ने सी से मल्टीप्लाई किया था कंसंट्रेशन से, तो अपन ने देखिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं, के क्या लिखते थे अपन, लिखते थे प्रोडक्ट में आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वही लिखते थे। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट के लिए क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, क्या हो जाएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सी इंटू 1 माइनस अल्फा। क्लियर है, यहां से देखिए अपने पास के की वैल्यू क्या आ गई, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये सो नोट सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 2 सी है, ये सो नोट तो सी यहां से कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई ऐसे आया कि नहीं आया, एक सी से एक सी कैंसिल कर दिया तो यहां से अपने पास क्या रह जाएगा, के इज इक्वल टू अपने पास आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये सो नोट यही आया था, अपन कह रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत कम होती है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। सो यहां पे अपन ने क्या किया था, आयनिक इक्विलिब्रियम में यहां पे अपन ने इस अल्फा को नेग्लेक्ट किया था। यस और नोट, तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लिख रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन क्या लिखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन लिखेंगे अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो बताइए हम क्या कह देंगे, के इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया सी अल्फा स्क्वायर। यस और नोट, यही आया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऊपर अल्फा को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड होने में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, केवल प्लस या माइनस हो वहीं पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो अब देखिए अपने पास हम आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन अपने को दी हुई रहेगी, अल्फा जो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अपन ने अभी अभी फर्स्ट एप्लीकेशन में कैलकुलेट किया था, यानी अल्फा को अपन कोलराउस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम बोल रहे हैं इस अल्फा को यहां अप्लाई करेंगे तो आयनाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। बताइए इनडायरेक्टली ये भी कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर, तो यहां से हम कह रहे हैं अल्फा यदि कोलराउस लॉ से कैलकुलेट कर लें, कोलराउस लॉ से, तो यहां से हम कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, तो सेकंड एप्लीकेशन आयोनाइजेशन कांस्टेंट के लिए हो गया, ये भी समझ में आया। क्लियर, नेक्स्ट हम कह रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना। देखिए मोलर कंडक्टेंस बोले या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोले, कोई सी भी कैलकुलेट कर ले, उसके बाद में अपन एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी भी अपन ने देखा था लेमडा इज इक्वल टू लेमडा एम डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर था, यानी वैलेंसी ऑफ आयन देखी थी। चाहे अपनी मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लो, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लो, दोनों में से कोई सी भी एक कैलकुलेट कर ले तो दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, सो थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ इज टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी भी अपने देखा था इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का लॉ देखा था कोलराउस का। उसमें हमने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो थी वो उसकी आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के समेशन के इक्वल थी। क्लियर, तो ऐसे ही अपन कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम कह रहे हैं कि किसी भी आयन की यदि मोलर कंडक्टेंस देखेंगे तो मोलर कंडक्टेंस लिख देंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जैसे हम कह रहे हैं कि इस अपने पास इस आयन की ही कैलकुलेट करनी है, इस इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करनी है, तो अपन क्या लिख देंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन, एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टेंस प्लस में हम कह देंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हाइड्रोजन आयन की मोलर कंडक्टेंस, यही आएगा, यही था कोलराउस लॉ। क्लियर,
ये तो तब है जब अपने पास दो ही आयन हो और एक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो डायरेक्टली अपन दोनों जितने आयन बनेंगे उनकी मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे। लेकिन हमें डायरेक्टली ये नहीं दिया हुआ जाए, क्लियर। जैसे हम कह रहे हैं कि अपने को 3 इलेक्ट्रोलाइट दे दें और उनमें से किसी आयन की इलेक्ट्रो हमें कंडक्टेंस दे दे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम कह रहे हैं, देखिए कैसे भी हम कह रहे हैं इक्वेशन को जोड़ तोड़ के अपने को जो चाहिए उसको निकालना है। जैसे समझिए, क्वेश्चन को समझिए, देखिए हम डायरेक्टली, देखिए एप्लीकेशन तो यही हो गया, हम डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसका, इससे इजीली समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए एक क्वेश्चन नोट करते हैं, तो देखिए एक क्वेश्चन अपन डायरेक्टली नोट करते हैं, इससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकली देख लेते हैं अपन, ये एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे ये तो पता है, ये अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे कोलराउस लॉ। देखिए कोलराउस लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसके आयंस की जो कंडक्टेंस है, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है चाहे मोलर कंडक्टेंस है, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने पास टोटल किसकी आ जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की आ जाएगी, क्लियर। लेकिन हम कह रहे हैं यदि एक से ज्यादा हमें इलेक्ट्रोलाइट दे दे, उसमें से चाहे वीक दे दे चाहे स्ट्रॉन्ग दे दे, क्लियर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए मोर देन वन की हमें कंडक्टेंस दी हुई हो, जैसे हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है अपने को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है HCl की ये अपने पास दी हुई है 426। यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए मोलर कंडक्टिविटी है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी, जैसे नोट। ये अपने को दी हुई है HCl के लिए। सेकंड हमें मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है सोडियम एसीटेट के लिए, CH3COONA, ये हो गया सोडियम एसीटेट, इसकी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है अपने को 91। बताइए यूनिट तो सेम ही रहेगी, मोलर कंडक्टिविटी है अपने पास, क्लियर। तो एक और हमें दी हुई है मोलर कंडक्टिविटी, वो है NaCl के लिए। NaCl के लिए अपने को दी हुई है, वो अपने पास है 126 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये 3 इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपने को दी हुई है, और पूछा क्या गया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगी, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आएगा। इसकी मोलर कंडक्टिविटी बताइए क्या होगी। हमें कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी हुई है क्वेश्चन में, क्लियर। हमें फोर्थ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करें, देखिए कितने भी इलेक्ट्रोलाइट देते उसमें से हमें जोड़ बाकी जो भी करना है इक्वेशन को, हम कह रहे हैं इक्वेशन को ऐड करो या माइनस करो, लेकिन हमें लास्ट में क्या आना चाहिए, एसिटिक एसिड आना चाहिए, क्लियर। तो देखिए मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हम देखिए HCl के लिए क्या लिखेंगे, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl क्या लिख सकते हैं बताइए, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ H प्लस आयन, मोलर कंडक्टिविटी है तो M लिख देंगे, प्लस में लेमडा M ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्लोराइड आयन की, ये सो नोट। यही तो है, हम कह रहे हैं तीनों के लिए ये लो यदि अप्लाई कर दें, ये कोलराउस लो अप्लाई कर दें, तो देखिए HCl की उसके आयंस के H प्लस और Cl माइनस के इक्वल हो जाएगी। ऐसे हम करें सोडियम एसीटेट की क्या हो जाएगी, एसीटेट आयन प्लस में सोडियम आयन, प्लस में यहाँ पे NaCl Na प्लस और Cl माइनस, ये सो नोट ऐसे ही होगा। तो देखिए एक बार हम डायरेक्टली इजी वे में ऐसे समझे, देखिए हमें एसिटिक एसिड है ये अपने को इधर चाहिए, ये कैसे आ सकता है, ये देखिए ऐसे आ सकता है क्या, हम कह रहे हैं इस इक्वेशन को CH3COONA सोडियम एसीटेट है, इसको ऐड करें किसके साथ, इसको ऐड कर दें HCl के साथ, तो देखिए यहां पे HCl अपन ने ऐड कर दिया, क्लियर। माइनस हमने क्या कर दिया, यहां से NaCl माइनस कर दिया, तो देखिए यहां से इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहां से Na और यहां से Cl, ये NaCl को माइनस कर देंगे तो H प्लस यहां आके जुड़ जाएगा, यस और नोट। अरे भाई हमने कहा सोडियम एसीटेट है और HCl, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को तो हमने जोड़ दिया। अब हम कह रहे हैं यहां से Na और यहां से Cl को हटा दें, तो देखिए माइनस NaCl कर दिया, तो यहां से क्या शेष रह जाएगा अपने पास, CH3COOH, यही तो बचेगा। और देखिए ये यहां से NaCl हमने माइनस कर दिया,
क्लियर। देखिए NaCl, यहां से Na हटाया, यहां से Cl हटाया, तो NaCl ये अपने को चाहिए नहीं, तो ये माइनस कर देंगे। यहां पे अपन ऐड कर रहे थे तो H प्लस इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? हम कह रहे हैं इसी तरह से अपन एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हो तो उनकी मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो हमने क्या किया, देखिए हम यदि एग्जैक्ट वे में इसको सोल्व करना चाहें तो पहले इसके लिए कोलराउस लॉ अप्लाई करेंगे। कोलराउस लॉ क्या कहता है? कोलराउस लॉ तो ये कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी HCl क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ये होगी। ऐसे ही इसके लिए अप्लाई करेंगे तो CH3COO माइनस की प्लस में Na प्लस की, ऐसे हम इसके लिए करेंगे Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। क्लियर। इन सबको अप्लाई करेंगे, बट हम कह दें कि अपन डायरेक्टली इनको नंबर दे दें इक्वेशन को, ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। इसमें से हम कह रहे हैं फिर यदि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें और थर्ड को यदि माइनस कर दें इसमें से, तो अपने पास CH3COO माइनस निकल के आ जाएगा। यस और नोट। तो इक्वेशन ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी और ये 3। पहले कोलराउस लॉ अप्लाई करेंगे तो इनके आयंस को ऐड करेंगे, आयंस के इक्वल लिख देंगे, फिर हम कह रहे हैं आयंस को ही माइनस कर सकते हैं। तो देखिए हम कह रहे हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन क्या कर देंगे 3। यस और नोट। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे आयंस नहीं लिख रहा हूं, वैसे में आयंस ही लिखने होते हैं। तो देखिए हम कह रहे हैं CH3COO Na सोडियम एसीटेट प्लस HCl माइनस NaCl इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, एसिटिक एसिड आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हमने कहा यहां इनको ऐड किया, ये ऐड हो जाएंगे। यहां से देखिए Na और यहां से Cl, NaCl को माइनस कर देंगे, ये H प्लस यहां जाके ऐड हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, एसिटिक एसिड बचेगा। यही तो अपने को चाहिए थी। ये मोलर कंडक्टिविटी सबकी दी हुई है, तो अपने पास मोलर कंडक्टिविटी को ही ऐड कर रहे हैं, तो अपने पास बचेगी वो किसकी आ जाएगी, एसिटिक एसिड की। क्लियर है। तो देखिए यहां से एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी इस न्यूमेरिकल के लिए, इसकी अपने पास है 91 प्लस में HCl की है 426 माइनस NaCl की अपने पास कितनी आ जाएगी 126। तो लेमडा m ऑफ CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, अपन इनको ऐड कर देंगे। ये अपने पास आ गए, ये आ गए, इसमें से 126 अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास बच जाएगा 391। तो अपने पास 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोलर है तो मोल इनवर्स आ जाएगा। ये अपने पास एग्जैक्ट डाटा आ गया इसका। क्लियर है। ऐसे अपन सोल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा m इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी आ जाएगी 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगी। क्लियर है। ऐसे अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया कोलराउस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है, न्यूमेरिकल इसी से पूछे जाते हैं अपने को, यानी मोर देन वन अपने पास इलेक्ट्रोलाइट दे और किसी थर्ड की अपने पास क्या पूछी जाए, कंडक्टिविटी पूछी जाए, तो अपन क्या करेंगे, किसी भी आयंस की इक्वेशन को ऐड या माइनस करके अपने को टोटल वो निकालनी है जो हमें चाहिए। जैसे यहाँ पे अपने को CH3COH यानी एसिटिक एसिड चाहिए। एसिटिक एसिड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया और थर्ड को माइनस कर दिया तो ये बच जाएगा। तो इनकी कंडक्टिविटी को अपन ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी निकल के आ गई। क्लियर। यह है कोलराउस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड एप्लीकेशन है, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है इससे रिलेटेड। एक छोटा सा टॉपिक अपन देख रहे हैं, वेरी स्मॉल टॉपिक, वो है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर ये एक तरह से जैसे हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था वही है। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब है किसी भी आयंस के द्वारा टोटल करंट में से कितनी करंट ली गई है। जैसे हम कह दें, चलिए करंट ऑफ पॉजिटिव आयन देख रहे हैं अपन, पॉजिटिव आयन की करंट यानी टोटल करंट में से इसने कितनी ली तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो हम कह देंगे कि पॉजिटिव की करंट डिवाइडेड बाय टोटल करंट। जैसे नोट, यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी थी उसमें से इस पॉजिटिव आयन की वजह से कितनी हुई उसको हम कह देंगे उसका ट्रांसपोर्ट नंबर। क्लियर। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब है ये एक तरह से फ्रैक्शन ही है। इसको हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करना चाहिए
वेलोसिटी की टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, इसको हम एन से डिनोट कर देते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर वेलोसिटी के टर्म्स में देख रहे हैं तो क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव प्लस वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव आयन। यस और नोट, यानी टोटल वेलोसिटी में से पॉजिटिव आयन की जो वेलोसिटी है उसी को हम क्या कह देंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर। जैसे हम कह दें कि यहां पे अपन कोलराउस लॉ पढ़ रहे हैं तो कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी की टर्म्स में पढ़ना चाहिए ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, तो हम क्या कह देंगे बताइए, कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन, यही होगा। यस और नोट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन लगा देंगे, इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट लगा देंगे, मोलर कंडक्टिविटी है तो एम लगा देंगे। क्लियर है, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर एक तरह से फ्रैक्शन ही है टोटल में से, इसका कितना है, जैसे हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, तो ऊपर अपन नेगेटिव आयन लिख देंगे, यानी लेमडा ऑफ नेगेटिव डिवाइडेड बाय लेमडा ऑफ टोटल, टोटल का मतलब लेमडा ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ऐड कर देंगे। क्लियर, लेमडा एम भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। वेलोसिटी की टर्म्स में भी हम इनका ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉजिटिव की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल वेलोसिटी। ऐसे यदि नेगेटिव का कैलकुलेट करना चाहिए एन, तो अपन पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय टोटल वेलोसिटी। क्लियर है, तो ये है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर की हम डेफिनेशन यदि बोलना चाहें तो क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर इज अ फ्रैक्शन। क्लियर, फ्रैक्शन है जिसको हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी या फिर हम कंडक्टिविटी किसी की भी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, ये अपने पास कोलराउस लॉ और इसके सारे एप्लीकेशन है। कोलराउस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम बोल रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन अपने पास एप्लीकेशन से रिलेटेड ही आएगा। फर्स्ट जो पूछा जाता है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें वो पूछा जाता है। सेकेंड अपने पास पूछा जाता है इनकी मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जो अभी भी अपन ने देखी थी, यानी मोर देन वन अपने पास इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हो, उसमें से हम बोल रहे हैं इनकी मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो थर्ड एप्लीकेशन अपन ने देखा था, थर्ड एप्लीकेशन वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल जब पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रायोरिटी रहती है इस थर्ड एप्लीकेशन से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बाकी आगे की बात करेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे।